मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जो आर्थिक विकास और नियोजन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा विकास किसे कहते हैं, विकास के सूचक क्या हैं, विकास के लक्षण क्या हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नियोजन। नियोजन क्या है? तो नियोजन, ये जो शब्द है नी प्लस योजन है ना, योजन, इसका अर्थ ये होता है कि एक नियमबद्ध एक योजना बनाना है ना। जैसे जब भी हम कोई काम करते हैं तो आपने देखा वो प्लानिंग, जैसे मान लो हॉलीडे प्लान होता है कि इस संडे को हम क्या करने वाले हैं, तो मैं सुबह उठूंगा, मैं ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, पूरा फिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही जिससे कि हम उस दिन का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि हमें पढ़ाई के बीच से एक दिन मिलता है या काम के बीच से एक दिन मिलता है, तो हम उसका बहुत अच्छा उपयोग कर लें, यही हमारी कोशिश रहती है। तो वो संडे क्या हो गया? संसाधन हो गया, और अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करना, ये हमारा लक्ष्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नियोजन जो है पूरे देश में लागू किया जाता है। आप अपने घर में देखेंगे, आपके जो माता पिता होते हैं उनकी एक आय निश्चित होती है। वो आय किसी से भी हो सकती है, कहीं से भी प्राप्त होता हो, चाहे खेती से, पशुपालन से, या व्यवसाय से, या नौकरी से, कहीं से भी आपको जो घर में पैसा मिलता है उसकी प्राथमिकताएं तय की जाती हैं कि भाई इतना पैसा मकान के लिए किराया, इतना पैसा जो है हम अपने घर के किराने के लिए, इतना बच्चों की शिक्षा के लिए, और फिर एक कंटेंजेंसी फंड रखा जाता है ना, कि कभी कुछ आकस्मिक बीमारी आ गई, कोई मेहमान आ गई, कोई शादी ब्याह आ गया, तो उसके लिए। तो जब ये योजनाबद्ध तरीके से हम काम करते हैं तो जो कंटेंजेंसी फंड है, और अगर वो उपयोग में नहीं हुआ तो आगे चल के वो हमारी बचत के रूप में काम आता है, जिससे हम कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि हमने पता चला कि वो जो सैर सपाटे के लिए है ना, पूरा कंटेंजेंसी फंड यूज कर लिया कि अभी कोई नहीं हो रहा है, बीमार नहीं, तो पता चला जब बीमारी आ गई तो हम फिर क्या करना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा रिश्तेदारों से, पड़ोसी से, या बैंक से, है ना। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए ये होता है प्लानिंग करके जो चलते हैं, पूरा प्लानिंग के साथ, नहीं ये व्यवस्था है हमारी इसके लिए, ये इसके लिए, तो कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, कभी कर्जे जैसी स्थिति नहीं आती। इवन जो बचत का पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जीवन स्तर में सुधार आता है। तो ये सारी प्लानिंग के बारे में। इसी तरह देश भी जो है, देश की भी आय और व्यय निश्चित है, कहाँ से पैसा आएगा, कौन से संसाधन है जिनका उपयोग करके हम विकास करें, है ना, ये लक्ष्य प्राप्त करें। जैसे एक टारगेट होता है कि इस वर्ष हमें ना, ऐसा होता है ना, इस वर्ष हम कार खरीदेंगे, इस वर्ष हम एक मकान प्लान करते हैं, इस वर्ष हम ये करेंगे। उसी तरह एक देश को भी अपनी प्लानिंग्स होती हैं। जैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो मैंने पिछली उसमें बताया है कि आपको हमारी साक्षरता दर जो है वो 18% थी, और उस समय 151 करोड़ पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय हुआ। वहीं 11वीं में जाकर 3766 के करीब जो है उसमें व्यय हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राथमिकताएं बढ़ती जाती हैं, हमको लगता है नहीं ये क्षेत्र तो अब ठीक हो गया। सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा खर्च उस पर किया जाता है। पहले कृषि पर किया गया, दूसरी योजना में उद्योगीकरण पर बल दिया गया, है ना। अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार फंड जो है ज़्यादा बढ़ाया जाता है ना। तो इसी तरह से भारत में अभी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चली, इनकी शुरुआत हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या होती है प्लानिंग के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए? एक तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं जिन्हें हमें पाना है, दो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें हमको पाना है, और दूसरी चीज़ होती है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग का ब्यौरा। यानी ये हमारे पास पैसे हैं और इससे हमें ये पूरे साल अपना घर चलाना है, तो ये पैसे क्या हो गए? संसाधन जिनका उपयोग करना है। और ये जो लक्ष्य है कि पूरे साल हमें अपने घर का खर्चा चलाना है, तो ये क्या हो गया? ब्यौरा हो गया कि इस संसाधन का कैसे उपयोग करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस साल हम कोई बाई नहीं लगाएंगे, कोई काम वाले उसमें खुद ही काम करेंगे। यदि खेती में है तो हम मजदूर नहीं लगाएंगे, खुद ही काम करेंगे, तो वो जो पैसा बचेगा वो दूसरे कामों में उपयोग आएगा। तो संसाधनों का कैसे उपयोग करके हम इन लक्ष्यों को पा सकते हैं, ये प्रयास पूरी योजना में किया जाता है। तो भारत में जो है सबसे पहले एक योजना की बात चली थी, तो 1934 में विश्वेश्वरैया थे जिन्होंने 10 वर्षों का एक प्लान तैयार किया था कि 10 वर्षों में हम अपने भारत को ऐसे 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 करके ग्रो करेंगे। उसके बाद 1944 में उद्योगपतियों ने बम्बई में एक बम्बई प्लान की योजना दी, लेकिन कुछ मूलभूत कारणों से, परेशानियों से वो योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी, और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1950 के बाद आई। और वर्तमान में आप देखो तो 15 मार्च 1950 से अब तक
कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो हुई, और 12 पंचवर्षीय योजना के बाद अभी फिलहाल कोई योजना कार्यरत नहीं हो रही है, क्योंकि जो योजना आयोग था उसको अब समाप्त कर दिया गया है और उसका नाम नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से। तो अब दूसरे तरीके से जो है काम चल रहा है कि प्लान बनता है और बाकायदा विकास के काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि योजना नहीं चल रही है तो विकास थम गया है, लेकिन अब जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, अभी फिलहाल अगली पंचवर्षीय योजना ऐसी कोई नहीं आई है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा है कि कैसे वो करते हैं, कैसे लक्ष्य उपयोग करते हैं और नियोजन क्या है। तो योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य को उपलब्ध संसाधनों के द्वारा प्राप्त करना वही नियोजन है। ठीक है, मैं इसमें लिख देती हूँ यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में कि योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध संसाधनों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, अब आप दो लोगों की बातें देखें थोड़ा सा। दो लोग होते हैं, दोनों ही एक ही फर्म में नौकरी कर रहे होते हैं, सैलरी बराबर मिलती है, लेकिन एक का स्तर बहुत अच्छा होता है, बड़ा नियोजित तरीके से व्यवस्थित है, उसके कपड़े भी अच्छे होते हैं, उसने कार भी ले ली है ना, सारी चीज़ें, घर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरा का देखो तो आप वो उतनी सैलरी में फटे हाल, थोड़ा सा ऐसे ही मुँह लटका हुआ और रोते ही रहता है कि पैसा नहीं। तो ऐसा क्यों है? दोनों को समान वेतन मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक व्यक्ति ने जो है अच्छे से नियोजित कर लिया है, दूसरे व्यक्ति ने उसको योजनाबद्ध नहीं किया कि इस पूरे मंथ की सैलरी को हमें कैसे खर्च करना है। पता चला एक ही चीज़ में पूरी उड़ा डाली, 10 तारीख को पूरी तनख्वाह खत्म करके बैठे, तो बाकी के जो 20 दिन हैं वो कैसे चलेंगे? उनमें तो परेशानी होनी है, तंगहाली होनी है, कंगाली होनी है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो बातें हैं कि योजनाबद्ध तरीके से, है ना, उपलब्ध संसाधनों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। उपलब्ध संसाधन उतने ही है, लक्ष्य भी वो है, लेकिन उसी में उसको लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इस प्लानिंग का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उद्देश्यों पर विचार करें, क्या क्या उद्देश्य होते हैं नियोजन के, उस पर चर्चा करते हैं हम। नियोजन के उद्देश्य, ठीक है, कुछ लक्ष्य होते हैं तभी तो नियोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो नियोजन के उद्देश्य, कौन कौन से होते हैं? पहला है उच्च विकास दर प्राप्त करना, विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। ठीक है, उच्च विकास दर प्राप्त करना या ऊंची दर प्राप्त करना एक ही बात है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति, सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा है रोजगार के अवसर में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, है ना, में वृद्धि। और पांचवा क्या है? पांचवा है आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या है? छठा क्या है? छठा है जीवन स्तर में वृद्धि करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, वृद्धि। ठीक है, और सातवां क्या है? सातवां है गरीबी उन्मूलन। ये कुछ लक्ष्य होते हैं, हालांकि अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं और जैसी जिसकी आवश्यकता हो, है ना, पर हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि भारत में नियोजन के उद्देश्य क्या है।
ठीक है। तो वो ये है विकास की ऊंची दर प्राप्त करना, है ना। जो हमारा होता है ना कि इस पंचवर्षीय योजना में हमने विकास दर 6.5 रखी है, इसका लक्ष्य है, तो कितनी हम प्राप्त कर पाते हैं। जब वो प्राप्त करने के चांस होते हैं तो और बढ़ा दी जाती है बीच में भी कि आप 7.5 हम प्राप्त कर सकते हैं। जब लगता है कि नहीं, जैसे कि अभी हुआ है कोरोना काल में कि लग रहा है सब कुछ रुका हुआ है, तो विकास दर नीचे लाने का लक्ष्य भी कर देते हैं। ऐसे ही तो विकास दर ऊंची लाना ये उद्देश्य होता है नियोजन का। दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय। ऐसा नहीं कि विकास दर ऊंची जा रही है तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ऐसा नहीं है। हमको चूंकि हम समाजवादी कल्याणकारी राज्य है भारत, तो सामाजिक और आर्थिक सभी वर्गों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, सभी को रोटी कपड़ा मकान मिले, रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करना भी हमारा उद्देश्य है, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का या योजना आयोग का या नीति आयोग का ये उद्देश्य है ना। तो सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति, फिर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कि अभी जो हमारी डिपेंडेंसी है, हम विश्व बैंक से कर्ज लेते हैं या अदर देशों से वित्तीय सहायता लेते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं या और भी चीज़ों में सहायता, तकनीकी सहायता लेते हैं, तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि धीरे धीरे, जैसे कि हम अभी पहले हथियारों के लिए, तकनीकी के लिए पश्चिमी देशों पर बहुत डिपेंड होते थे, सोवियत संघ रूस के ऊपर बहुत डिपेंड होते थे, पर धीरे धीरे अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर भाव बढ़ रहा है और बहुत से हथियार जो है, देखो कितनी सारी मिसाइलें वगैरह अब भारत में ही बनने लगी हैं, है ना। वही अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। उसी तरह संचार प्रौद्योगिकी में भी बहुत उन्नति हम लोगों ने कर ली है। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। कब तक दूसरों का कंधा लेके चलोगे, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी होता है। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी इसका उद्देश्य होता है। और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जब व्यक्ति किसी देश में, हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो वो कभी भी विरोध का स्वर नहीं उठाएगा, वो कभी भी जो है गलत कामों में नहीं लगेगा, है ना। बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, कभी डिप्रेशन में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, जब आर्थिक रूप से परेशान होता है, व्यक्ति के पास काम नहीं होता, तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सब के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे पाए, जिससे गरीबी ना उत्पन्न हो, है ना, अब बैलेंस ना बिगड़े समाज का। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। इसका क्या अर्थ होता है, जैसे एक वर्ष हमने जो है अपनी विकास दर 8.5 कर ली या 9% कर ली, लेकिन दूसरी बार पता चला कि 5 पे रह गई, फिर अगली बार 4 पे रह गई, फिर उठ के 7 हो गई, तो ये क्या हुआ, स्थिरता नहीं है। लगभग स्थिरता की प्राप्ति कि हम भले ही हर साल 9 न रख पाए, लेकिन कम से कम उसके आसपास 8.5, 8 इतनी तो हमारी रहनी चाहिए। तो आर्थिक स्थिरता का एक बार जो हमने प्राप्त कर लिया उच्च स्तर, उसको बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होगा, कभी बहुत ज़्यादा परेशानी, कभी बहुत अच्छा। तो आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति भी इसका लक्ष्य होता है। और जीवन स्तर में वृद्धि करना। जीवन स्तर में वृद्धि कैसे होती है, जैसे कि हम आवास है, मकान है, कहीं झुग्गी झोपड़ी में कोई रह रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे उनको आवास उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सुविधाएं पहले कम थी, धीरे धीरे अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। जगह जगह स्कूल्स बहुत सारे खुल रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने, यानी प्रति व्यक्ति जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाए, मानक स्तर हो जाए। ये तो नहीं कहते कि सारे जो है बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, वो कर लेंगे, लेकिन एक ऐसे मानक स्तर को प्राप्त करना जो एक मानव होने के नाते प्राप्त होना जरूरी है ना। तो वो सारी चीज़ें प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य होता है नियोजन का। और गरीबी उन्मूलन, ये तो है ही से, हम सही प्लानिंग से कोई परियोजना लेकर आते हैं, उसमें इतना पैसा लगाया, इससे रोजगार कितना उत्पन्न होगा, ये सब भी देखते हैं, लोगों को कितनी आय होगी, कितना आर्थिक संबल मिलेगा, ये सब भी तय रहता है। तो इस तरह से आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जो है बहुत सारे होते हैं और भारत ने धीरे धीरे करके प्राप्त भी किए हैं। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि पूरे प्राप्त कर लिए और अब हम बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन उपलब्ध संसाधनों में, उपलब्ध संसाधन प्लस परिस्थितियाँ, जैसे अभी हमने इस पिछले वर्ष रखे थे, अगली वर्ष अपने से देखो, अपने घर के उससे, इस साल 2020 में हम ये करने वाले हैं। इसी तरह देश ने भी कुछ ऐसे सपने देखे थे, ऐसा कुछ प्लान किया था, लेकिन ये आपदा जो विपदा आई है पूरे विश्व पर आई है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें वहीं ठप। अब हमारी प्राथमिकता क्या है कि जीवन बचा रहे, लोग मरे ना, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जीवन बना रहे। भले ही हम विकास अभी हमारा रुका हुआ है, रुक जाए, पढ़ाई रुकी हुई है, रुक जाए, लेकिन कम से कम हम रेंगते हुए चलें, पर एटलीस्ट चलने लायक तो बचें, है ना। तो प्राथमिकताएं तय करती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हमने पढ़ा, कल मैं और इसको आगे बढ़ाऊंगी। ये वीडियो भी समाप्त होता है और कैसा लगा ज़रूर बताना। पढ़ाई करते रहो। नमस्ते।